गुड मॉर्निंग। मैं ट्रेन टीचर उमा शंकर डी यादव, खेरवाड़ी मनपा साला बांद्रा पूर्व। बच्चों, आप लोगों को मैं परिसर अध्ययन भाग 1 उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। बन जाएगा तो फिर चालू नहीं होगा। ओके बच्चा, तो देखो परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि, इसके बारे में हम लोग ने पिछली बार थोड़ा पढ़ा था। आधा पाठ हम लोग ने पढ़े थे कि पृथ्वी का आवरण कैसा है। उसमें पृथ्वी का आवरण में 4 मुख्य भाग हैं, जमीन, पानी, हवा और सजीव। जमीन जो है बेटा, उसको हम शिलावरण, अपनी सांस्कृतिक भाषा में शिलावरण कहेंगे। पानी को जलावरण, हवा को वातावरण और सजीव जो है उन्हें हम कहते हैं जीवावरण। ये पिछली बार हम लोग ने पढ़ चुके थे इसको, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। तो हम लोग ने पिछली बार ये पढ़ा था बच्चों कि हमारी पृथ्वी पर 1/3 भाग क्या है, जमीन है, और 2/3 भाग पानी है। हमारी जमीन जो है भूखंड आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, सब विघटित हैं, और इन्हीं भूखंडों को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं बेटा। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप और आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था बेटा, याद है आप लोगों को ट्रिक? उसका ट्रिक था, एस गई अफ्रीका नासा, अब की बार यूरोप आना। तो ए से था एशिया महाद्वीप, अफ्रीका से अफ्रीका महाद्वीप, नासा को हम लोग ने इंग्लिश में लिखा था एन और एस ए। तो एन से नॉर्थ अमेरिका और एस से साउथ अमेरिका। उसके बाद अब अ से था अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप, और लास्ट आ से था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर ये ट्रिक को हम याद रखते हैं तो हमें एक तो ये हो जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप, इसे याद नहीं करना पड़ेगा। हम अगर सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हमें याद हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने पिछली बार आप लोगों को 5 महासागरों के बारे में बताया था बेटा। 5 महासागर हमारे भूमंडल पे थे। पहला सबसे बड़ा महासागर था प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके लिए भी आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था, वो अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से सुन लीजिए आप लोग। प्रशांत में हिंदुस्तान में दक्षिण से आए, ये वाला ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था। तो प्रशांत से प्रशांत महासागर हो गया था, अटल जी से अटलांटिक महासागर, हिंद सर आप म्यूट पे हैं, प्लीज ओपन आपका वो वातावरण कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर जाते पृथ्वी के पृष्ठभाग से, आप देख रहे हो कि हवा क्या हो रही है, विरल होते जा रही, कम होते जाती है। लेकिन हम पृथ्वी के पृष्ठभाग यानी जमीन की तरफ जैसे जैसे आएंगे, हवा सघन होते जाती है, यानी हवा में उसका दबाव बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे हवा विरल हो रही है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी हवा क्या हो रही है, सघन हो रही है। अब यहाँ देखिए मैंने हवा के घटक बताए। हवा में क्या क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, धूल के कण है, वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हवा के मुख्य घटक है। इसमें सबसे ज्यादा जो होता है बेटा वो होता है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा ये 78% होता है नाइट्रोजन, और हवा में 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 21% ऑक्सीजन है।
उसके बाद जल वाष्प, इतर वायु, धूल के कण, ये सब 1% है। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, आपका ऑर्गेन गैस आएंगी। ये सब क्या होती है, हवा के घटक जो है ये अल्प मात्रा में होती है। तो वायुमंडल की जो हमारी संरचना है, इसमें हवा का मुख्य घटक पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है वही। अब इसमें हम सबसे पहले है ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आवरण जो लेयर्स हम जिसे बोलते हैं वो किस प्रकार से। हमारी पृथ्वी के ऊपर के लेयर जो है वैज्ञानिकों ने 5 लेयर किए हैं, 5 परतें मुख्य रूप से बताए हैं उन लोगों ने। पहला है क्षोभ मंडल, हमारे जमीन से पृथ्वी के पृष्ठभाग से 13 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो क्या है, क्षोभ मंडल। ऊपर 14 से 50 किलोमीटर तक क्या है, संताप मंडल है। तो इसके ऊपर जाएंगे 51 से 60 किलोमीटर तक मध्य मंडल है, 61 से 640 किलोमीटर तक अयन मंडल है, और एकदम ऊपर का बाह्य मंडल कहते हैं। ऐसी ये परतें होती हैं हमारे पृष्ठभाग पे, पृथ्वी के पृष्ठभाग की इस प्रकार से परतें हैं। इसमें जो होती है 5 परतों में से पृथ्वी के पृष्ठभाग से देखिए लगभग 13 किलोमीटर तक की जो दूरी है वही क्षोभ मंडल है। और ये क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है, यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगा हुआ है। और इससे लगे होने के कारण क्या होता है, क्षोभ मंडल में हवा के कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें ये क्षोभ मंडल में हवा के कई प्रकार के परिवर्तन होंगे बेटा। इसमें पृथ्वी पे सजीवों का इन परिवर्तनों बहुत महत्व पड़ता है। इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के कारण क्या है, हवा ही सभी को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो जो सजीव जीवित हैं उनके लिए इस हवा का बहुत ही महत्व है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्षोभ मंडल के तापमान के बारे में बताया था। अभी पिछली बार मैंने बताया था कि ये क्षोभ मंडल पृष्ठभाग से 13 किलोमीटर ऊपर तक हम जाएंगे तो ये हमारा क्षोभ मंडल होता है। इसमें आप लोग देखते हो बारिश का सीजन है तो इसमें आपको एक चीज दिखाई देता है, धनुष, इंद्रधनुष दिखाई देता है, दिखता है ना बेटा? हाँ, ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये पानी की बूंदे जो होती हैं, बारिश जो होती है वो प्रिज्म का काम करती हैं, तो ये 7 रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। हाँ, अब इनके जानते हो कलर कौन कौन से होते हैं बेटा, बता सकते हो आप लोग? बताइए। हाँ, रेड, ब्लू, येलो, हाँ बोलिए। रेड, हाँ, अच्छा इस सुनिए, मैं अभी आप लोग को एक बता देता हूँ, उससे आपको और अच्छे याद हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बिव ग्योर बोलते हैं, BIVGYOR, यानी बी से होता ब्लू, आई से इंडिगो, वी से वायलेट, सी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इस प्रकार से ये बेटा 7 कलर से बना होता है नहीं? तो ये हमारा जो क्षोभ मंडल है इसमें तापमान का जो गिरावट होती है बच्चे, तापमान की गिरावट, यानी हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा हवा है और इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे हवा क्या होते जाती है, आपको दिखाया था मैंने चित्र में, विरल होते कम होते जाती है। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम अपने पृथ्वी के जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होती है, जमीन 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। अब सेल्सियस क्या होता है, तापमान नापने की इकाई है सेल्सियस, तापमान नापते हैं से। तो ये जो होती है 1 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो 6.5 सेल्सियस कम हो जाती है, यानी उसकी गिरावट आ जाती है। आप लोग ने वो देखा है, पर्वतारोही जाते हैं पहाड़ के ऊपर तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, देखे हो आप लोग? पिक्चर में देखे होंगे कि पर्वत पे चढ़ते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों ले जाते हैं बेटा, कोई बता सकता है? क्योंकि
हाँ, पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा क्या होते जाती है, विरल होते जाती है। मैंने आप लोग को अभी चित्र में दिखाया था कि हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होती है, हवा हमारी विरल होते जाती है, कम होते जाती है। इसके लिए वो जो पर्वतारोही हैं पर्वत पे चढ़ने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अभी ये हमारा क्षोभ मंडल में मैंने कहा था कि 1 किलोमीटर तक 6.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान कम होता है। अभी सूर्य के द्वारा जो उष्मा मिलती है हमारे पृथ्वी पे, सबसे ज्यादा पृष्ठभाग पे हमारे ये मिलती है उष्मा, मिलती है ना बेटा क्षोभ मंडल में, क्योंकि हमारी जमीन इसके पास में है। तो उस उष्मा मिलने के कारण पृथ्वी का जो जमीन है जल्दी गर्म होता है। हाँ, और ये क्या होता है, पृष्ठभाग जब गर्म हो जाता है तो इसके समीप वाली हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और ये हवा फिर धीरे धीरे ऊपर जाती, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं तो वो विरल हो जाती हैं, वो धीरे धीरे आसमान के ऊपर ऊपर की तरफ उड़ती हैं। तो और ऊपर जाने पे वो हवा क्या हो जाती है, ठंडी धीरे धीरे हो जाती है, होती है कि नहीं। तो वातावरण में लगभग संपूर्ण ये वाष्प जो है वो क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए जलवायु से संबंधित हमारी ये जो जलवायु परिवर्तित हो रही है, जलवायु से सभी संबंधित चीजें जैसे बादल है, वर्षा है, कोहरा है, पवन है, बहती हुई हवा तथा आंधी तूफान, ये सब मुख्य घटनाएं जो होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में ही होती है। होती है क्षोभ मंडल में होती है। अगर हम ऊंची पहाड़ी पर देखो, आपको बताया मैंने कि वो सिलेंडर लेके जब जाते हैं वो लोग, तो क्या होता है कि ऊपर जाने पे उनकी हवा वहां पे विरल हो जाती है, पृष्ठभाग की अपेक्षा वहां पे हवा कम होती है, तो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। अब सांस लेने में दिक्कत होने के कारण क्या करते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। ऐसे ही यातायात के लिए उपयोग में जो विमान हमारा देखे हो कि नहीं आप लोग, जहाज, वायुयान, तो ये वायुयान जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में उड़ते हैं, और ऊंचाई पे हवा विरल होने के कारण विमान में क्या है, यात्रियों को श्वसन लेने में, सांस लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, पर्याप्त हवा मिले, इसके लिए विमान में उसकी सुविधा करनी पड़ती है। और इस प्रकार से उनका क्या होता है, क्षोभ मंडल में तो हवा विरल होने के कारण उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ऐसे ही देखिए दूसरा है हमारा समताप मंडल। पृथ्वी के पृष्ठभाग से सतह से क्षोभ मंडल के ऊपर जो है, पहला देखो पृथ्वी का पृष्ठभाग था, उसके ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल है। क्या बेटा, समताप मंडल। हाँ, मैंने आप लोग को कितना 5 मंडल बताए थे। पहला क्या था, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य मंडल, चौथा अयन मंडल और पांचवा वायु मंडल। पांचों याद है ना आप लोग को? हाँ, तो अब हम दूसरा बता रहा हूँ कि समताप मंडल। इस समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस क्या होती है बेटा, ये ओजोन गैस की एक लेयर होती है। ये ओजोन गैस की लेयर जो होती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक हैं, वो विभिन्न प्रकार के उससे रोग हो सकते हैं। तो इनसे बचाव के लिए पृथ्वी पे सजीवों का संरक्षण होता है। इनके बचाव के लिए ओजोन गैस क्या करती है, इसे अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत जो होती है 14 किलोमीटर से 35 किलोमीटर बहुत सघन होती है, और उसके बाद 36 से 50 किलोमीटर तक विरल होती है। अब ओजोन गैस की लेयर भी अब देखो धीरे धीरे सुनने में आता है कि कमजोर हो रही है, नष्ट हो रही। क्यों नष्ट हो रही है बताइए? क्योंकि ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस निकलती है ये कहाँ से निकलती है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये गैस हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है, इसको परत इसकी धीरे धीरे काट रही है। तो ये
इससे क्या होता है, ओजोन लेयर कमजोर पड़ने से पैराबैंगनी किरणें हमारे लिए घातक होती हैं। पैराबैंगनी किरणें हमें सजीवों को नुकसान न करे, इसके लिए ये ओजोन लेयर हमारा संरक्षण करती है, और पृथ्वी के सभी प्रकार के जितने सजीव है उनका संरक्षण इसी ओजोन लेयर के कारण ही होता है। अब समताप मंडल के ऊपर बेटा मध्य मंडल है ना, इसकी परतें 50 से 60 किलोमीटर तक है। ये तीसरा मंडल है, एक क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, और ये तीसरा लेयर है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर की जो परत होती है उसको कहते हैं अयन मंडल। ये सबसे बड़ी परत होती है, पृथ्वी के पृष्ठ भाग से 61 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक ये रहती है। यह इस भाग में वायु का जो दाब रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर जो होती है उसमें लॉन्ग रेडियो वेव और शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे पृथ्वी पे जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, रडार है या उपचार संग्रह है, सैटेलाइट है, ये सब इसी में, देखिए आप लोग को रॉकेट दिख रहा है आप लोग को बेटा, ये सब इसी मंडल में प्रस्थापित किए जाते हैं। और इससे हमें, आप लोग टीवी देखते हो, आप लोग टीवी देखते हो, टेलीफोन करते हो, तो ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, इसी मंडल से मिलती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमें कोई भी चीज सुनना हुआ, देखना हुआ, तो यहाँ पे वायु कम होने के कारण हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये व्यवस्थित चलते रहता है। और लास्ट है सबसे ऊपरी परत जो है वायुमंडल जो है, ये 640 किलोमीटर के ऊपर होता है। 640 किलोमीटर के ऊपर होने के कारण इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। 640 किलोमीटर से और कितने ऊपर तक है किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। इस मंडल में लास्ट ये जो मंडल है 640 किलोमीटर के ऊपर, इसमें क्या होता है, हीलियम गैस की प्रधानता है और हाइड्रोजन गैस है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होने के कारण ये सबसे अंतिम में है और ये हमारे लिए बहुत ही कारगर होती है। इसके लिए बेटा मैंने एक छोटा सा ट्रिक लिखने की कोशिश किया है, देखिए आप लोग को अच्छे से याद हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा बड़ा है। क्षमा आबा आसम से वायु दाब में आज पढ़ने आया और ऊपर से बम हाइड्रोजन और हीलियम लाया। क्षमा को क्या है बेटा, छ धन माँ, देखिए क्षोभ मंडल को हम क्षमा नाम दिया। आबा आंधी और बादल, आपको दिखाया था मैंने कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, आंधी आती है, बादल बनते हैं, बरसात होती है, जलवायु से जितनी भी परावर्तित चीजें हैं वो सब हमारा किस में हो रहा है, क्षोभ मंडल में ही हो रहा है। और असम का अधन सधन म, अर्धो और संबंधन मंडल, क्षोभ मंडल का एक और भी नाम है, इसको ही हम कहते हैं। से होता है समताप मंडल। और वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं क्योंकि ये इसमें हवा का दाब कम होता है और यहाँ पे उड़ने में वायुयान को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। फिर मे मतलब मेघ, कभी कभी इसमें अलग ही प्रकार का मेघ बादल बनता है, उसको मदर ऑफ पीएल्स क्लाउड भी कहते हैं। तो बादल का निर्माण होता है, ये जो बादल होते हैं ये मौसमी बादल नहीं है, ये अचानक बनते हैं। उसके बाद आज को मैंने लिखा है ओजोन परत। ओजोन परत में फिर पढ़ने में देखिए आप, पढ़ने आया में वह जो है पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन लेयर, और ये डार्बन इकाई नापने की, ओजोन परत की जो इकाई नापी जाती है वो डार्बन से इसकी नापने की इकाई है। आया को अयान मंडल, उपग्रह इसी मंडल में, अयान मंडल में ही आप लोगों को मैंने दिखाया कि सभी जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सब हमें क्या होता है कि वहां पे ही प्रस्थापित किए जाते हैं, उपग्रह इसी मंडल में प्रस्थापित किए जाते हैं। और रेडियो, रडार, संचार के साधन जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब हमें वहां से क्लियर पता चलता है। इसीलिए इसको ऊपर से, और बम के लिए वायुमंडल, वायुमंडल एकदम अंतिम परत है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आप लोगों को समझाने के प्रश्न की। अभी आप मुझे 2-3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आप लोगों को। वातावरण किसे कहते हैं?
तो पृथ्वी के चारों ओर हवा के आवरण को ही क्या कहेंगे हम? वातावरण कहते हैं। हवा के मुख्य घटक कौन से थे बच्चों? हेलो, हवा के मुख्य घटक कौन से हैं? हवा के मुख्य घटक कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अनम्यूट हो गया था। अच्छा बोलिए, हवा के मुख्य घटक कौन से बेटा? हवा के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें। यस अच्छा, जलवायु संबंधित घटना किस मंडल में होती है बेटा? सर। जलवायु से संबंधित घटना किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। मंडल में। ओजोन गैस की परत किस मंडल में है? संभावित मंडल। ये समताप मंडल में। यस सर। हाँ, ओजोन गैस की परत किस मंडल में है? ओजोन क्या सर? ओजोन गैस की परत किस मंडल में है? संपातिक मंडल में। संपातिक मंडल में सर। हाँ, समताप मंडल में है ओजोन पर गैस की परत, है ना बेटा? यस सर। अभी इसके बाद हम, आप लोग बारिश का मौसम जानते हो ना, बारिश कैसे होती है? यस सर। हाँ, अभी बारिश कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बरसात कैसे होती है। सूर्य की उष्मा द्वारा जमीन के पानी में क्या होता है? निरंतर बाष्पीभवन होता है। सूर्य की रोशनी पड़ती है जमीन पे ना, तो ये क्या होता है? पानी निरंतर देखो बाष्पीभवन हो रहा है। देख रहे हो, उड़ रहा है। यहाँ समुद्र, नदी से पानी ऊपर जा रहा है सूर्य की रोशनी से। यस सर। हाँ, तो जमीन के अंदर रिसा हुआ पानी, हाँ, तो सूर्य की उष्मा द्वारा भाप बनकर हवा में मिल जा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बाष्पीभवन। वाष्पीभवन, वेरी गुड बेटा। और बाष्प जो होती है हवा की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए वातावरण में क्या होता है? ऊंचाई पे चला जाता है, और ऊंचाई पे जाते समय क्या होता है? ये ठंडा हो जाता है। आप लोग के घर खाना बनाती है, देखे हो आप लोग? यस सर। हाँ, तो वो कभी कभी देखो, इस पे चावल पे हुआ, दाल पे हुआ या भाजी का हुआ, तो उसके ऊपर एक ढक्कन रखती है, प्लेट रखती है। यस और सर। उसपे आप कुछ समय के बाद देखोगे तो उसपे पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती है। क्या होता है? वो वाष्प के कारण जो होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदे उसपे जमा हो जाती है, और ये छोटी बूंदे क्या होते हैं? छोटे हल्के कण होते हैं। ये धीरे धीरे आसमान में ऊपर जाते हैं और वहां पे संघनित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऊपर जाके संघनित, थोड़े बादल के रूप में होते हैं। दिख रहा है आप लोग को? और ये बड़ी बूंदे बन जाता है। ये सूक्ष्म बूंदे जो है आसमान में जाके बड़ी बूंदे हो जाती हैं, और ये बड़ी बूंदे होने के कारण कोई बड़ा चीज है तो वो भारी हो गया, तो वो वहां पे तैर पाएगा क्या आसमान में? नहीं। बड़ी बूंदे जो भारी हो जाती हैं और तैर नहीं पाती हैं, यही बूंदे बरसात के रूप में जमीन पर गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? जमीन पर। जमीन पे गिरती हैं। देखो यहाँ पे आगे दिखाया ना, वर्षा हो रही है बेटा, दिख रहा है? हाँ, और ये, हाँ, वर्षा के रूप में जमीन आया हुआ पानी स्रोतों, नालों, नदियों से होकर अंत में कहाँ पे मिल जाता है बेटा? ये समुद्र में मिल जाता है। ये पानी अंत में जाके कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। समुद्र में जाता है। पिछली बार मैंने पढ़ा था, हिमाच्छादित प्रदेशों में जो उष्मा होती है बढ़ती है। बर्फ जो होता है, धूप लगेगा तो क्या होगा? पिघलेगा ना।
यस सर। हाँ, तो उसका वो पानी बन जाता, और ये भी पानी अंत में आकर कहाँ पे मिल जाता है? समुद्र में धरती पे। जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बाष्पीभवन, बाष्पीभवन क्या होता है बेटा? सूर्य की ऊष्मा जो होती है, तो यस अभी सर। आपने चित्र में देखा, उससे ऊष्मा से जमीन का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, और वो क्या हो जाता है? बाष्पीभवन हो जाता है उसका। फिर संघनन आपको बताया कि वो बाष्प जो ऊपर गई है वो ठंडा हो जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, और उसी प्रक्रिया क्या कहेंगे हम? संघनन कहते हैं। अब ये पूरी क्रिया चलते रहती है, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। यानी बाष्पीभवन होना, संघनन होना, वर्षा, और ये क्रियाएं निरंतर एक के बाद एक चलते रहती है, और इसी को हम क्या कहेंगे? यस सर। जल चक्र कहते हैं। तो कौन कौन सी क्रिया होती है आप बता सकते हो? पहले बाष्पीभवन होता है, बाष्पीभवन, संघनन, संघनन और जल बरसात होती है, वर्षा होती है, जल। और ये क्रियाएं फिर लगातार चलती है। वर्षा का पानी, फिर सूर्य की रोशनी मिलता है, तो क्या हो रहा है? देखो, सूर्य की रोशनी मिली तो ये फिर क्या हो गया? बाष्प बन के ऊपर गया, बादल बन गया, और बादल बन गए फिर क्या हुआ? संघनित हो गया, संघनित होके फिर बारिश बन के फिर जमीन में आया। तो ये क्रियाएं लगातार चल रही हैं, चल रही हैं कि नहीं ये क्रियाएं? यस सर। इसी को हम क्या कहेंगे? जल चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे? जल चक्र। हाँ, तो जमीन का पानी जो है निरंतर ऐसे ही अवशोषित होता है, बाष्प बनता है, बाष्प होके फिर संघनित होता है, संघनित होके वापस फिर बरसात के रूप में नीचे आता है। इसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। यस सर। अब देखो बेटा, क्या होता है? जमीन का पानी सूख जाता है, इसके लिए अभी बरसात हो रही है, तो इसको पानी को देखो जमीन के अंदर रिसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन के पानी लेवल, उसका जमीन का जो सतह है का पानी का लेवल है वो नीचे नीचे चले जा रहा है, क्योंकि अभी सड़कें हैं सब कंक्रीट की बन रही है, तो पानी गटरों से अंत में पानी कहाँ मिलता है? समुद्र में मिल जाता है, और वो पानी को रोकने के लिए ये जमीन के अंदर इसको रिसाया जा रहा है। देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, ये पानी जमीन में रिसा रहेगा तो पानी नीचे जमीन के अंदर का जो स्तर है वो पानी का वो ऊपर आएगा, नहीं तो पानी का लेवल जो होता है वो नीचे नीचे चले जा रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या करती है? पानी को अवशोषित कर रही हैं। तो ये पानी का लेवल ज्यादा नीचे न जाए, इसके लिए जगह जगह अब क्या कर जा रहा है कि जल बरसात का पानी जो बारिश का पानी होता है वो जमीन के अंदर उसको रिसाया जा रहा है कि पानी का लेवल बना रहे। अब आप बता सकते हो प्रश्नों के उत्तर मुझे? यस सर। सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन का पानी का क्या होता है बेटा? जाता है सूर्य उसे क्या होता है? है। सूर्य के ऊष्मा द्वारा जमीन के पानी का क्या होता है? सूर्य उसे खींच लेता है। बारिश तो पहले बाष्पीभवन होता है, बाष्प बन के ऊपर जाता है ना बेटा, फिर संघनित होता है, और उसके बाद क्या होता है? बारिश। यस सर। अच्छा, बाष्प हवा की अपेक्षा कैसा होता है? हल्का होता है कि सघन होता है? सघन होता है। नहीं, हवा सघन होती है बेटा, बाष्प एकदम क्या होता है? विरल होती है, हल्की होती है। वापस वर्षा के रूप में जमीन में आया हुआ पानी अंत में कहाँ पे जाके मिलता है बताइए? समुद्र में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, अभी जल चक्र किसे कहते हैं बताओ मुझे? जो पानी की सूरज में भाप बन जाता है, फिर बारिश होती है, उससे जल हाँ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले बाष्पीभवन होता है, फिर संघनित होता है, फिर बारिश पड़ती है, और ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? बस जल चक्र कहते हैं। अब बच्चा हमारा यह है अगला, आप हिमवर्षा कश्मीर का नाम सुने हो? हाँ, वहां पे बहुत बर्फ गिरती है ना बेटा। तो हमारी पृथ्वी पे असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, और ये अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्र होता है सभी। जैसे कश्मीर में बर्फ पड़ती है, तो मुंबई में इतना बर्फ नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का किनारा होता है। तो कुछ जगह पे देखो
ये सब चीजें ढकी रहती है बारिश बर्फ के कारण, है ना। कुछ जगह पे बहुत बर्फ की परतें हो जाती है। और यस सर, यस सर। हाँ, तो कुछ जगह पे बहुत गर्मी होती है, आप लोग सुने होंगे अफ्रीका महाद्वीप में। हाँ, तो वहां पे हमारे देश में अपना पिछली बार मैंने आप लोग को भूभाग पढ़ाया था, तो कहीं पे हमारा पर्वत है तो कहीं पे मैदानी प्रदेश है कि नहीं। तो कहीं पे अत्यधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा अपने भारत में सबसे ज्यादा चेरापूंजी में होती है, मेघालय में बेटा। चेरापूंजी में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है ना। तो वहां पे क्या होती है कि बारिश किस कारण से होती है, आप बता सकते हो। वहां पे दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं दोनों ओर से आती है ना, और वहां पे पर्वतीय प्रदेश होता है बेटा, इसके लिए वहां पे अत्यधिक वर्षा होती है। यस सर। वहां की औसत वर्षा लगभग 12,000 मिलीमीटर होती है सालाना, लगभग 12,000 वहां पे होती है। तो ये क्या होता है बेटा कि यहाँ पे अधिक वर्षा, और हमारे यहाँ पे कुछ शुष्क प्रदेश भी है। सब जगह जहाँ पे मरुस्थल है, ये देखिए यहाँ पे शुष्क प्रदेश मैंने दिखा, तो हमारे जमीन की भूरचना अलग अलग प्रकार की है। कहीं पे मरुस्थल है तो कहीं पे अधिक वर्षा होती है, तो कहीं पे बर्फ गिरता है, तो कहीं पे मैदानी प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे बारिश कम होती है, शुष्क प्रदेश। पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था, मराठवाड़ा ये सब हुआ, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हुए, तो वहाँ पे बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है। अभी क्या होता है, ये सब जो बारिश के पानी होता है वो कहाँ पे चला जाता है, नदियों में चले जाता है। कहाँ पे जाता है पानी, नदियों में चले जाता है। नदियों में। और ये नदियां होती हैं, तो कहीं पे हमें ये नदियों का पानी कहाँ पे मिल जाता है, समुद्र में, खारे समुद्र में। और ये पानी हमारे पीने के लायक नहीं होता है ना, तो इसका कुछ उपयोग ला सकते हैं। तो तट के समीप जो होता है समुद्र, समुद्र के किनारे गए हो आप लोग कभी। यस सर। तो वहां पे देखिए तट के पास समुद्र उथला होता है, वहां पे नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे समुद्र के अंदर, वो गहरा होता चला जाता है। और इसके अंदर आप लोग देखे, आप इंडिया गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे बड़ी बोट अंदर समुद्र में खड़ी रहती है, तो ये वहां पे बहुत गहरा होता है। तो अलग अलग प्रदेशों में जैसे जैसे हम जाते हैं, वहां का भूप्रदेश अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसे ही वहां के रहने वाले प्राणी भी बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी प्राणी एक जैसे नहीं, जैसे हमारे यहाँ गाय बैल भैंस शुष्क प्रदेशों में रहते हैं, तो वैसे ध्रुवीय प्रदेशों में नहीं रह सकते। वहां पे क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में रिछ पाए जाते हैं, इनके बाल होते हैं, और वो सफेद बर्फ के कारण क्या होता है, इनके संरक्षण होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो वहां पे जेब्रा पाया जाता है, घास वाले मैदानों में जेब्रा है, जिराफ है, ये सब चीजें पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, कंगारू। हाँ, तो सब प्रदेशों की अपना वातावरण है, वहां के रहने का वो प्राणियों के लिए सुटेबल होता है वैसा, इस प्रकार से वहां पे रहते हैं। तो अपने प्रदेश में देखिए क्या पाया जाता है, उष्ण प्रदेशों में सिंह और हाथी। हाँ, अपने प्रदेशों में ऐसे ही अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये सजीवों में भी विविधता पाई जाती है कि कोई देखो ध्रुवीय प्रदेशों में क्या मिला था, रिछ मिला था। ध्रुवीय प्रदेश में क्या था बेटा, रिछ था। तो अफ्रीका के घास वाले मैदान में क्या था, जेब्रा। जेब्रा, वेरी गुड। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या था, कंगारू। कंगारू, वेरी गुड। तो उष्ण प्रदेशों में सिंह और हाथी पाए जाते हैं। तो जैसे प्राणियों में विविधता है, वैसे ही हमारी वनस्पतियों में भी विविधता है। वनस्पति भी अगर हम उष्ण प्रदेश या मानसूनी प्रदेशों में जाएंगे तो ऐसे हरे भरे पेड़ पाएंगे, लेकिन अगर कम बरसात वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो इस प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां हमें मिलेंगी, नागफनी के पेड़ मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे बारिश कम होती है। बारिश कम होने के कारण सूर्य की रोशनी इनके ऊपर सीधे न पड़े, इसके लिए कटीली झाड़ियां वहां पे मिलती है। देख रहे हो ना। और ये हमारे उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। लेकिन बर्फ वाले प्रदेशों में, जहाँ पे बर्फ, जैसे कश्मीर जैसे प्रदेशों में
ऐसे देवदार के पेड़ हुए, नहीं तो अपना अशोक वृक्ष हुआ। ये होता है क्यों? क्योंकि ऊपर इनका नुकीला होता है और बर्फ सीधे नीचे आए। नहीं तो ये पेड़ों पे हमारे जैसे सदाबहार पेड़ वृक्ष हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उस प्रकार के सदाबहार वृक्ष अगर वहां पे पाए जाएंगे तो वो जग नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, सूख जाते हैं। इसके लिए हिम प्रदेशों में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और ये हमारे यहाँ के पेड़ हैं, जैसे मुंबई में आप लोग देखे होंगे, अपने गांव में आप लोग देखे होंगे। हाँ, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ओके बेटा, तो कुछ प्रश्न के उत्तर आप मुझे दे दीजिए। अफ्रीका के घास वाले प्रदेशों में कौन सा प्राणी पाया जाता है बेटा? जेब्रा। वेरी गुड। कंगारू किस प्रदेश में पाया जाता है? अमेरिका। कंगारू कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। हाथी और सिंह किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? मुंबई में। हाँ, उष्ण प्रदेशों में। मुंबई में तो देखने को आपको मिलता है, उष्ण प्रदेशों में, जाने। अच्छा, आप लोग अपना घर काम लिख लीजिए। क्या चीज करके चली गई हम लोग का खराब करके। घर काम लिख लीजिए। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर कितने मंडल हैं? कितने मंडल बताया था मैंने, आप लोग को याद होगा। सर स्कैन कर लिया। हाँ, वेरी गुड। पृथ्वी के सतह में कितने किलोमीटर ऊपर समताप मंडल है? संघनन किसे कहते हैं? और वर्षा का पानी अंत में कहाँ मिलता है? ओके बेटा। यस सर। ओके। ओके, बाय बाय। बाय बाय। टाटा। बाय सर।